तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? है ना, सैयद वंश। ठीक है, तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। ठीक है, तो इस समय तक आक्रमण से क्या हुआ था कि तुगलक वंश कमजोर हो गया था। तुगलक बड़ा कमजोर, है ना। और 1412 ईस्वी में तुगलक वंश के शासक थे नासिरुद्दीन, अंतिम शासक नासिरुद्दीन। इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो शासक बनता है उसका नाम था दौलत खान, है ना। और जब तैमूर का आक्रमण हुआ था तो उसमें लाहौर का सूबेदार खिज्र खान था, है ना। जो बाद में जब दौलत खां बनता है तो उस समय उसका खिज्र खां ही उसका सूबेदार था। तो क्या करता है, यही खिज्र खां दौलत खां पे आक्रमण कर देता है और फिर खुद को वहां का शासक घोषित कर सैयद वंश की स्थापना करता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी। ठीक है, आगरा की स्थापना करता है सिकंदर लोदी। अब देखो यार, इसने एक चलाया था गज ए सिकंदरी, ना, भूमि मापने के लिए चलाया था, है ना। भूमि का मापन होता था गज ए सिकंदरी से। ठीक है, यही सिकंदर लोधी ने चलाया था। ठीक है, और एक आयुर्वेद पर एक पुस्तक है। ठीक है, उसका नाम है फरहंगे सिकंदरी। ठीक है, संगीत पर एक पुस्तक है, उसका नाम है लज्जत ए सिकंदर शाही। आयुर्वेद का पुस्तक, है ना, उसको जो फारसी में अनुवाद हुआ था फरहंगे सिकंदरी के नाम से। गुलरुखी उपनाम था, इस नाम से वो कविताएं लिखता था। है ना, कौन? यही सिकंदर लोदी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? हरिहर द्वितीय। है ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, है ना, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना करता है। ठीक है, हरिहर दो कौन है? हरिहर दो है जब बुक्का की मृत्यु हो जाती है ना, तो फिर इसका जो पुत्र है उसी हरिहर द्वितीय, वही बनता है शासक। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि लेता है ये। महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर सिंहासन पर ये बैठता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट है वो और याद कर लो, है ना। श्रीलंका से राजस्व वसूल करता है। श्रीलंका से राजस्व वसूल करेगा कौन? हरिहर द्वितीय। तो ये ऑप्शन छांटने में आपको काम आएगा। ठीक है, और इसकी जो सबसे बड़ी सफलता होती है वो यही है कि बहमनियों से गोवा छीनता है और बेलगांव भी छीनता है। बेलगांव और गोवा ये बहमनियों से छीनता है। ठीक है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? है ना, गोलकुंडा का राजा थे कुली कुतुब शाह। ठीक है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में होता है कुली कुतुब शाह के द्वारा। ठीक है,
इसमें यही कुतुबशाही सेना पराजित हो जाती है ना। उस समय जो विजयनगर का राजा जो कृष्णदेव राय थे, उड़ीसा से युद्ध में व्यस्त थे, तो ये क्या करता है, कुली कुतुब शाह ये आक्रमण कर देता है विजयनगर साम्राज्य पे, है ना। और कुछ जिला था जैसे कि वारंगल था, गुंटूर था, ये जीत लेता है। तो फिर क्या होता है, वापस आक्रमण करते हैं कृष्णदेव राय, और फिर ये कुतुबशाही सेना को पराजित करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो विशेष तो यही रहेगा ना, भू राजस्व रहेगा। ठीक है, 1/6 भाग राजस्व लिया जाता था। ठीक है, भूमि कर का नाम है शिष्ट। ठीक है, यही वसूला जाता था। ठीक है, इम्पोर्टेंट एक और भी याद है कि इसके जो राजस्व विभाग थी, विजयनगर साम्राज्य की जो राजस्व विभाग था, उसको बोला जाता था 58। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ प्राप्त होगा? हम्पी में होगा। ठीक है, हम्पी में ही विरूपाक्ष मंदिर है। ये भी है कर्नाटक में। हम्पी क्या है, यूनेस्को विरासत स्थल है, विश्व विरासत। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है सैन्य विभाग से, है ना। स्थापना कौन किया था? बलबन। ठीक है, और इसके जो मतलब इसका जो प्रमुख होता था उसको क्या बोला जाता था? दीवान अर्ज का आरिजे मुमालिक। आरिजे मुमालिक। ठीक है, शिवाजी की राजधानी कहाँ था? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। शिवाजी का राज्याभिषेक करवाते हैं कौन? गंगा भट्ट, पंडित गंगा भट्ट। ठीक है, बनारस के पंडित थे, उनको बुलाकर इनका राज्याभिषेक करवाया जाता है। राज्याभिषेक कब होता है इनका? राज्याभिषेक होता है 1674 में, और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत कम टाइम फ्रेम, मतलब बहुत दिन राज तो की है, लेकिन राज्याभिषेक बहुत अंत समय में करवाते हैं। ठीक है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भूराज प्रथा है ना। ये मराठा जमींदारों को, है ना, सरंजामी भूमि दी जाती थी, उनको भूमि दी जाती थी ताकि वे अपना निर्वहन कर सके। ठीक है, तो ये मराठा भू राजस्व से संबंधित है। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन, जिसको बोलते हैं हसन गंगू, है ना। देखो, तुगलक वंश के अंतिम समय में, है ना, लास्ट टाइम में अमीरान ए सादाह का विद्रोह हुआ था। इसी का अमीरान ए सादाह का विद्रोह के परिणाम स्वरूप, है ना, तो बहमनी वंश की स्थापना होती है। बहमनी राज्य की स्थापना करता है कौन? यही जफर खान उर्फ हसन गंगू, मतलब अलाउद्दीन हसन के उपाधि कौन क्या लिया था? उपाधि इसका था, मतलब इसी उपाधि के साथ वो पद धारण करता है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसी उपाधि के साथ वह पद पे विराजमान होता है ना। 1347 ईस्वी में,
है ना, बहमनी राज का स्थापना होता है। ठीक है। और राजधानी क्या बनाता है, इसकी राजधानी था, बहमनी साम्राज्य की राजधानी था गुलबर्गा। इसका गुलबर्गा का नाम इसने क्या रखा बाद में चेंज करके, अहसानाबाद। ठीक है। अपने इसको जो बहमनी राज को 4 तरफ में बांटा, तरफ होता है इसको तरफदार, उस पर राज करने वाले को तरफदार कह सकते हैं। गुलबर्गा, है ना, दौलताबाद, बरार, बीदर। ठीक है। प्रत्येक को एक एक शासक के अधीन इसने रखा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, उस्र, खुम्स, मुक्तई। तो भूमि भूमि पर लगने वाले कर को बोलते हैं खराज, उस्र और मुक्तई। ये खुम्स होता था, ये लूट के माल पे लगता था, है ना, लूट पर लगता था, उसको बोलते थे खुम्स। ठीक है। ऐसे तो इस खुम्स में होता था ना कि 1/5 भाग होता था राज्य का, है ना, राज्य का हिस्सा 1/5 इस खुम्स में, लूट वाला में। और बाकी 4/5 कौन हो गया, जो उसको मतलब जो सैनिक होते थे जो लूटते थे उनको मिलता था। लेकिन क्या हुआ, अलाउद्दीन के समय में ना, अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन के समय में ये नियम थोड़ा सा बदल दिया गया। बोला कि भाई 4/5 हिस्सा, मतलब ज़्यादा हिस्सा कौन रखेगा, राज रखेगा, है ना, और 1/5 भाग में ये जो जो सैनिक लूटे हैं वो कम हिस्सा रखेंगे, 1/5 हिस्सा रखेंगे। ठीक है। और बाकी ये जो खराज है, उस्र है, मुक्तई है, ये सब भूमि कर था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? 1/2, समझ रहे हो ना, आधा हिस्सा चाहिए, जितना भी फसल का उत्पादन होता था ना, आधा हिस्सा वो कहता था कि राज्य को मिलना चाहिए राजस्व के रूप में। अलाउद्दीन खिलजी 50% लिया। ठीक है। इसके पूर्व जो जैसे बलबन थे, है ना, इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश, ये सब क्या, ये सब लेते थे 1/3 भाग। लेकिन अलाउद्दीन ने बोला 50% लेंगे टैक्स, और ये अनाज के रूप में लेता था। अनाज के रूप में इसलिए लेता था क्योंकि अब युद्ध होगा तो सैनिकों को मतलब भोजन की कमी महसूस ना हो। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ये थे सुहरावर्दी, सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। सब मध्यकाल में कुछ सूफी सिलसिले होते थे ना, सूफी सिलसिले, जैसे हो गया चिश्ती, है ना, फिरदौसी, है ना, चिश्ती हो गया, फिरदौसी हो गया, वैसे सुहरावर्दी था। तो जो चिश्ती के वाले लोग जो थे ना, मतलब वो मतलब सादा जीवन जीते थे, गरीब जैसा रहते थे, है ना, ताकि इनके नेताओं को गरीब नवाज ऐसे ऐसे नाम दिए जाते थे। लेकिन जो सुहरावर्दी था ये सीधे चिश्ती से सीधे उल्टा था, ये दम मस्त दम सुखमय जीवन जीते थे, दम सुखमय जीवन पर जोर, है ना, मतलब। और ये जैसे चिश्ती वाला था कि ये राजाओं से, मतलब जो शासक होता था उसमें दिल्ली का सुल्तान होता था, उनसे ये बहुत दूर रहते थे, एकदम अपना आप को दूरी बना कर रखते थे। ठीक ना। और ज़्यादातर ये आम जनता के पास रहते थे। लेकिन सुहरावर्दी जो लोग थे, ये इन्होंने एकदम दरबार में जो दिए, उनके जो सुख सुविधा होता था, उनका जो उनके द्वारा जो भेंट मिलता था, उनको एकदम आराम से ग्रहण करते थे। मतलब सुहरावर्दी सिलसिले का जो मेन जो उनका कहना था कि यही भाई शरीयत के नियमों को पालन करना चाहिए, है ना,
इन सब बातों पर वो जोर देते थे। हाँ, गीत संगीत से भी इनका बहुत दूरी था। गीत संगीत से भी अपने आप को दूरी बना कर रखते थे। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये वाला एक से अधिक, क्योंकि शेर शाह के समय में भी ये प्रचलित में था, और इस्लाम शाह इसके समय में भी। इस्लाम शाह कौन था? ये शेर शाह का पुत्र था, है ना। तो इनके टाइम में भी यही जो अपने सेना के जो टुकड़ी होता था ना, उसको 200, 250 और 500 के इकाई में बांट के रखते थे, है ना। तो ये विभाजित करने का ये जो प्रणाली था, दोनों शासकों में ये प्रचलित था। ठीक है। जवाबित क्या है? जवाबित बोलते हैं राज्य कानून। ठीक है, ये राज्य का कानून होता था। ठीक है, तो इसका एक शब्द यही है, जो राज्य का जो कानून बनता था उसको बोलते हैं जवाबित। जैसे इस्लामी कानून को बोलते हैं शरीयत, वैसे ही है जवाबित है, ये राज्य का कानून है। इस्लामी कानून से अलग होता था, राज्य किन नियमों पर चलेगा, है ना, तो वो होता था जवाबित। सल्तनत काल में सिक्का जो टंका था, ससगनी था और जीतल था, ये किसने चलाया था, है ना। अच्छा, इसने पूछा किन धातुओं के थे, है ना। तो धातु था, ये था टंका था चांदी का, है ना, और जीतल था तांबे का, और ससगनी भी था चांदी का। तो आंसर इसका ए हो गया। ठीक है, इल्तुतमिश ने चलाया था। ठीक है, टंका और जीतल और ससगनी भी था, है ना। रेशियो था 1:48, मतलब जो सिक्का था, टंका और जीतल का अनुपात था 1:48 के रेशियो में। अब देखो बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? कागज का प्रयोग, आंसर है इसका 12वीं सदी। ठीक है, 12वीं सदी में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम होता है। ठीक है, ऐसे तो इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? चाइना में। कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था, है ना। पर हमारे यहाँ जो इसकी शुरुआत होती है वो 12वीं सदी में होती है ना। और वो क्या था? पंचरक्ष, नाम सुना होगा आपने, पंचरक्ष, है ना। उसी के नाम से जो ये जो पांडुलिपि है, ये हमारे पास कलकत्ता संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। तबकात ए नासरी मिनहाज सिराज बताए थे कि इस पे, है ना, बिहार के बारे में जब जानकारी मिलती है मध्यकाल के समय में, है ना, कि जैसे बिहार पे जो आक्रमण होता है ना, तो उसकी जानकारी हमें इसी पुस्तक में मिलती है, तबकात नासरी में, है ना। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, है ना, तो ये सब की जानकारी कहाँ मिलता है? तबकात नासरी में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। मिडिवल पीरियड में भक्ति संत भी थे, जैसे मुस्लिम में होते थे सूफी संत, वैसे ही हिंदुओं में होते थे भक्ति संत होते थे, है ना। तो वो उसमें एक समान विशेषता यह थी ना कि वो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा करते थे जिसे उनके भक्त समझते थे, है ना। उन्हीं की भाषा में बोलते थे या उनके भाषा में वो लिखते थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। निजामुद्दीन औलिया, है ना, सूफी संत थे।
इनकी दरगाह है हजरत निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन, है ना। रेलवे स्टेशन है दिल्ली में, वहीं पे इनका दरगाह है निजामुद्दीन औलिया का। तो जब मतलब अलाउद्दीन इनसे मिलने का मतलब रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मेरे मकान में दो दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। निजामुद्दीन औलिया के बारे में और भी एक बात है, इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। मतलब इनके रहते रहते 7 सुल्तान आए और चले गए, समझ रहे हो ना। वैसे अमीर खुसरो के बारे में भी है, अमीर खुसरो ये भी 7 सुल्तान का शासन देखता है ना। इसके समय में बहुत सारे मतलब पहले जलालुद्दीन खिलजी था, फिर अलाउद्दीन खिलजी हुआ, है ना। ऐसे ऐसे कई सुल्तान आए इसके सामने। अब और ये तो निजामुद्दीन औलिया कहीं तो ये चेला था अमीर खुसरो। 12 मासा की रचना किसने की? हम्म मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, वैसे ही इनका पुस्तक का नाम है 12 मासा है। अंतिम पुस्तक का नाम है आखिरी कलाम, ठीक है, याद रखना। जायसी का अंतिम पुस्तक का नाम है, उस पद्मावत भी लिखा था, है ना। आगे चलते। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, है ना। बाबर की जीत का मुख्य कारण था, देखो भाई, ऐसे तो तुलगमा पद्धति का भी इसने इस्तेमाल करता है ना। रूमी विधि का इस्तेमाल करता है सजाने में, तोपों को सजाने में, है ना। लेकिन जो लेकिन जो मुख्य कारण पूछा है तो ऐसे में आंसर एक ही होता है ना। तो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं भाई उसकी सैन्य कुशलता, है ना। बाकी सेना में ही ना ये सब होगा, उसको तो लगमा पद्धति से सेना को सजाएगा, रूई पद्धति से तोपों को सजाता था, है ना। तो तो वो क्या था, वो सैन्य कुशलता है तो था उसकी सेनाओं की। लड़ाई क्या होता है 1526 में, है ना, 21 अप्रैल, ठीक है। पानीपत इसको बोलते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी इसमें मतलब अपना पुस्तक जो बाबरनामा था, बाबरनामा में बोलता है कि इब्राहिम लोदी बहुत ही मतलब क्या बोलता, बिना स्ट्रेटजी के ही चल रहा था। इसकी सेनाएं बहुत बड़ी सेना थी इब्राहिम लोदी के पास, लेकिन वो देख, इसमें मतलब बाबर बोलता है कि जब मैं युद्ध लड़ रहा था देख रहा था कि ये बिना किसी स्ट्रेटजी से, बिना किसी सुरक्षा के हाथी में बढ़ते हुए आगे 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 बढ़ रहा था, तो मारा जाता है ये युद्ध स्थल पे। संभवतः ये पहला शासक है मध्यकाल में जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है, इब्राहिम लोदी, ठीक है। बाबरनामा इसमें है, तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में है। बाबरनामा और तुजुक बाबरी दोनों एक ही पुस्तक है, तुर्की भाषा में, ठीक है। तुजुक बाबरी किस भाषा में है? इसी को बोलते हैं बाबर नामा, है ना, जिसमें विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय का जिक्र है ना। और उसमें बोलता है कि भारत के सबसे शक्तिशाली राजा यही था, कृष्णदेव राय के बारे में बाबर बोलता है ऑफिशियली इसी पुस्तक में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण कब किया, है ना, 1532 में। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, है ना, बादशाह पति के लिए। तो उस कौन थे? हाजी बेगम,
ठीक है। हाजी बेगम का पति का नाम क्या था? हुमायूं। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण कहाँ हुआ? दिल्ली में, दीन पनाह। ठीक है, दिल्ली में दीन पनाह में हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाती है हाजी बेगम। ठीक है। वास्तुकार कौन था? मिर्जा गियास बेग। मिर्जा गियास बेग। ठीक है। अब भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है, गुंबद वाला मकबरा, भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा। ठीक है। मिर्जा गियास बेग ईरानी वास्तुकार था, याद रखना, ईरान का था वास्तुकार। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा की रचना कौन करती है? गुलबदन बेगम। ठीक है। बाबर की बेटी थी। ठीक है, गुलबदन बेगम, उसी ने हुमायूं नामा की रचना की थी। कौन से भाषा में है? फारसी भाषा में है। इसकी रचना तब होती है जब बादशाह अकबर ने, है ना, एक आदेश देता है कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसको भी कुछ भी जानकारी, है ना, कुछ भी याद हो, स्मरण हो, तो वो उसे लेखबद्ध कराए अकबरनामा में। तो इसी आदेश के तहत गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध, हुमायूं ने 4 प्रमुख युद्ध लड़े, उनके तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करना है ना। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, है ना। देवरा हुआ था 1531 या चौसा 39 में, कन्नौज 1540 में, और सरहिंद 1555। ये चौसा का युद्ध जब लड़ा था ना, तो इसी में शेर शाह ने पराजित कर दिया था। शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया चौसा के युद्ध में। इसमें क्या होता है कि भिस्ती होता है जो इसे बचा लेता है। ठीक है। और उसी के बदले में कहा जाता है कि एक दिन का सुल्तान भिस्ती को बनाता है हुमायूं। हजरत आला की उपाधि किसने अपनाई और बाद में सुल्तान की? समझ रहे हो ना। तो ये था शेर शाह सूरी। समझे। हजरत आला की उपाधि धारण करता है पहले, है ना। और उस पर 1539 में क्या होता है? चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी को हराता है और फिर सुल्तान की उपाधि धारण करता है। बाद में अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाता है, सिक्का भी चलवाया, है ना। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान।